हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हाइक्स। चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 1 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आप क्लास 8 की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। क्लास 8 के लिए इंग्लिश की भी काफी वीडियोस हमने अपलोड कर दी है। टोटल सारी वीडियोस अपलोड कर दिए हैं जो कि यूट्यूब पे अब तक टॉप पे है। ठीक है, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वो वीडियोस भी पूरे फिगर के साथ, पूरे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ है और ये वीडियो भी फिगर और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ है, जिससे आपको समझने में थोड़ा मदद मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तुमने कई प्रकार के पौधे और जानवर देखे होंगे। हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस व्हिच वी कैन नॉट सी विद आईज अलोन। लेकिन फिर भी कई ऐसे जीवित ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। इन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं या माइक्रोब्स कहते हैं, जिन्हें हम माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग रेनी सीजन मॉइस्ट ब्रेड गेट्स स्पॉइल्ड एंड इट्स सरफेस गेट कवर्ड विद ग्रेइश व्हाइट पैचेस। तुमने शायद नोटिस किया होगा कि बरसात के मौसम में जो मॉइस्ट ब्रेड होती है, मतलब जो थोड़ी सी मुलायम, जिसमें नमी होती है ना ब्रेड, वो सूखे ब्रेड की बात नहीं हो रही। ठीक है, वो ब्रेड खराब हो जाती है, स्पॉइल्ड हो जाती है, क्योंकि उनके सरफेस पे पूरा ढक जाता है, उनका सरफेस पूरा कवर हो जाता है ग्रे और व्हाइट धब्बों से। ऑब्जर्व दिस पैचेस। इन धब्बों को ऑब्जर्व करिए, ध्यान से देखिए। किस चीज से? मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से। मतलब ऐसे ग्लास जो कि छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाते हैं, ऐसी ग्लास की मदद से आप इन्हें देखिए, इन धब्बों को देखिए। तुम देखोगे कि छोटे छोटे काले काले राउंड स्ट्रक्चर, मतलब कुछ आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगी। ठीक है, कोई आपको वहां पर छोटे और ब्लैक कलर के गोले गोले कुछ दिखाई देंगे। अब आपको पता है वो क्या होते हैं? जी हाँ, उन्हें हम फंगस कहते हैं, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही एक टाइप है। ठीक है, चलिए 2.1 माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम स्टार्ट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हिंदी में हम सूक्ष्म जीव भी कहते हैं। ठीक है, बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स। चलिए, एक एक्टिविटी है कि कुछ मॉइस्ट सॉइल, मतलब कुछ गीली मिट्टी को इकट्ठा करिए फ्रॉम द फील्ड, खेतों में से ले आइए और कांच के बीकर में उसे रख दीजिए, उसमें कुछ पानी भी मिला दीजिए। ठीक है, और जब सॉइल पार्टिकल सेटल हो जाए, मतलब जो मिट्टी के जो कण हैं वो नीचे बैठ जाएं, तो क्या करिए, कुछ जो पानी है ऊपर, उस पानी को माइक्रोस्कोप में देखिए, आपको क्या दिखेगा। ठीक है, एक्टिविटी नंबर 2, उसमें आपको क्या दिखेगा आगे हम बताते हैं। एक्टिविटी 2.2, टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर। कुछ पानी की बूंद लीजिए, कहां से? तालाब से। अब उसे ग्लास स्लाइड, आपने स्लाइड तो देखा ही होगा जो माइक्रोस्कोप के नीचे लगाया जाता है। स्लाइड के थ्रू ही हम देखते हैं कि कहां बैक्टीरिया है, कहां माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, तो स्लाइड कुछ ग्लास की तरह होती है, एक रेक्टेंगुलर ग्लास की तरह होती है। उस पर आप क्या करिए, तालाब का पानी डाल दीजिए और उसको माइक्रोस्कोप से देखिए, आपको क्या दिखेगा। चलिए हम पढ़ते हैं, आपको क्या दिखेगा। डू यू फाइंड टीनी ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड? क्या तुम छोटे छोटे जीवों को देख पा रहे हो जो अगल बगल घूम रहे हैं उस ग्लास स्लाइड में? ठीक है, आगे देखते हैं। दीज ऑब्जर्वेशन शो दैट वाटर आर सॉइल आर फुल ऑफ टीनी ऑर्गेनिजम्स। इस ऑब्जर्वेशन से हमें पता चलता है कि पानी और मिट्टी दोनों छोटे छोटे कणों, छोटे छोटे जीव से मिलकर बना हुआ है। मतलब मिट्टी और पानी में बहुत छोटे छोटे बैक्टीरिया टाइप के कुछ पाए जाते हैं। दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। उनमें से सभी को हम माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं कहते हैं, लेकिन कुछ को तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स इतने छोटे हैं साइज में ना कि ये अनएडेड आई से नहीं देखे जा सकते। अनएडेड आई का मतलब क्या है? अनएडेड मतलब खुली आंख। ठीक है, जिसमें ना माइक्रोस्कोप का यूज हुआ हो, ना लेंस का यूज हुआ हो, ऐसे ही खुली नग्न आंखें जो होती हैं। ठीक है, अनएडेड आई से हम इन छोटे छोटे माइक्रोब्स को नहीं देख सकते हैं। सम ऑफ दीज सच एज द फंगस दैट ग्रो ऑन ब्रेड कैन बी सीन विथ अ मैग्नीफाइंग ग्लास। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से देखे जा सकते हैं, जैसे कि फंगस जो कि ब्रेड के ऊपर जमता है, मैंने बताया ना अभी पीछे। ठीक है,
आगे देखते हैं, अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप, और बाकी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम बिना माइक्रोस्कोप की मदद से नहीं देख सकते हैं। केवल फंगस ही ऐसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है जिसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देख सकते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास का मतलब मैं फिर बता दे रहा हूं, ऐसे ग्लास जो छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाते हैं। दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। ये इतने छोटे होते हैं कि माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है इन्हें देखने के लिए, और इसी के लिए इन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 4 भागों में विभाजित किया गया है, डिवाइड किया गया है। अब इनको क्या क्या कहते हैं? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और अलगी, यही 4 मेजर ग्रुप होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर सोन इन फिगर 2.1 टू 2.4। अब ये बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, अलगी की फिगर्स आप यहां फिगर में देखोगे, ठीक है, हम आगे आपको दिखाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक। जो वायरस होते हैं वो भी माइक्रोस्कोप की मदद से देखे जा सकते हैं, मतलब कि खुली आंखों से वायरस भी नहीं दिखाई देते हैं। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तरह, मतलब कुछ बैक्टीरिया, फंगी की तरह जो वायरस होता है उसे कुछ ना कुछ एक होस्ट ऑर्गेनिज्म चाहिए। होस्ट ऑर्गेनिज्म मतलब किसी शरीर, उसको कोई शरीर चाहिए, चाहे वो इंसान का शरीर हो, ठीक है। जैसे कोरोना वायरस भी हमारा एक वायरस है, वो इंसान के शरीर में पनपता है। तो वायरसेस को कोई शरीर चाहिए, चाहे वो पौधों का हो, प्लांट का हो, एनिमल का हो या बैक्टीरिया का हो, कोई उसे होस्ट ऑर्गेनिज्म चाहिए जहां पर वो रिप्रोड्यूस करते हैं, जहां पर वो पनपते हैं, ठीक है। सम ऑफ द वायरस आर सोन इन फिगर 2.5। आपको फिगर 2.5 में कुछ वायरसेस देखने को मिलेंगे, हम दिखाएंगे आपको। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कप्स आर कॉज्ड बाय वायरसेस। जो छोटी छोटी बीमारियां होती हैं, जैसे ठंड, हल्का फुल्का जो ठंड लगना जिसे हम कॉमन कोल्ड कहते हैं, इन्फ्लुएंजा, फ्लू जैसे स्वाइन फ्लू, ठीक है, खांसी, जुखाम, ये सब वायरस की वजह से होता है। सीरियस डिजीजेस लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाई वायरसेस। पोलियो और चिकन पॉक्स, जिसे हम बोलते हैं ना माता जी निकल आई हैं, तो चिकन पॉक्स और पोलियो दोनों ही वायरस की मदद से होता है। डिजीज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाई प्रोटोजोअन्स, वेयर एज टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस आर बैक्टीरियल डिजीज। कुछ बीमारियां जैसे कि डिसेंट्री का मतलब होता है दस्त, और मलेरिया जानते ही हो, ठीक है, ये सब प्रोटोजोआ के कारण होता है। कुछ जो डिजीज होती हैं जैसे कि दस्त और मलेरिया, बुखार, वो प्रोटोजोअन्स के कारण होता है, और वहीं पर टाइफाइड और टीबी बैक्टीरियल डिजीज है, मतलब बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो यहां पे हमने 2 चीजें देखी, दस्त और मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है, टाइफाइड और टीबी बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन क्लास 6 एंड 7। तुमने क्लास 6 और 7 में इन छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, हमें फिगर देखते हैं। हमने बोला था कि बैक्टीरिया, अलगी, प्रोटोजोआ और फंगस 4 प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिसमें से पहला बैक्टीरिया है। अब देखो बैक्टीरिया 2 है, एक स्पाइरल बैक्टीरिया है, एक रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है। स्पाइरल बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है? ये स्पाइरल शेप के हैं, मतलब घुमावदार हैं, इसलिए इनका नाम स्पाइरल बैक्टीरिया हो गया। अब रॉड शेप्ड बैक्टीरिया मतलब ये रॉड की तरह है, इसलिए इनका नाम रॉड शेप्ड बैक्टीरिया हो गया। रॉड मतलब आप जानते ही हो, ठीक है। आगे देखते हैं अलगी। आप अलगी का भी 2 एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो, क्लाइमेडोमोनास और स्पाइरोगेरा। फिर प्रोटोजोआ, अमीबा और पैरामीशियम, ये प्रोटोजोआ में आते हैं। और ये आगे जो फंगी है वो भी 3 है, जैसे ब्रेड माउल्ड। अब फंगी मैंने दिखाया था, ब्रेड के ऊपर जो ग्रे और वाइट कलर के धब्बे पड़ जाते हैं ना, वो फंगस होते हैं, मैंने अभी आपको दिखाया था। तो ब्रेड माउल्ड, पेनिसिलियम, एस्पेरिगिलास, ये सब फंगी है, ठीक है। तो आपको कुछ फिगर्स दिए गए हैं, आप इन नाम्स को याद रखिए, इन नेम्स को याद रखिए, इन नेम को आप याद रखिए, और आपको फंगी, एल्गी, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया का एग्जाम्पल अगर एग्जाम में पूछता है तो यहाँ से आप बता सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे 2.5 में कुछ वायरस दिखाया है, ये कुछ वायरसेस होते हैं, ठीक है। अब हमारा जो कोविड-19 ये जो डिजीज है, जो कोरोना वायरस की वजह से हुआ है, वो भी एक वायरस है, ठीक है। आगे चलते हैं 2.2 वेयर डू ऑर्गेनिजम्स लिव। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ पर है? माइक्रो
ऑर्गेनिजम्स में भी सिंगल सेल्ड, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो केवल एक सेल के हो सकते हैं। सिंगल सेल मतलब आप समझ रहे हो, हमारी बॉडी की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसे हम सेल कहते हैं, सबसे छोटी इकाई, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सिंगल सेल के भी होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, अल्गी और प्रोटोजोआ। कुछ एल्गी हमारे सिंगल सेल होते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर भी होते हैं, जिनके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, अल्गी और प्रोटोजोआ, और कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। ये मल्टी सेलुलर हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जैसे कि अल्गी, फंगी, ये सब मल्टी सेलुलर, मतलब इसमें बहुत सारी कोशिकाएं, बहुत सारी सेल्स होती हैं। दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, ये किसी भी वातावरण में रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स एंड डिजर्ट्स टू मार्सी लैंड, चाहे वो आइस कोल्ड क्लाइमेट हो, चाहे वो बहुत ठंडी वातावरण हो, चाहे वो बहुत ही ज्यादा गर्म हो, ठीक है, चाहे डिजर्ट रेगिस्तान हो, चाहे दलदल जमीन हो, हर जगह ये पनपते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, और ये कभी कभी तो एनिमल्स, जानवर और इंसानों के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं, ठीक है। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स व्हाइल अदर्स एग्जिस्ट फ्रीली, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दूसरे के शरीर में पनपते हैं, कुछ अपना अकेले सिंगल मतलब फ्रीली एकदम आजाद होकर पनपते हैं, उनको किसी बॉडी की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि अमीबा अकेले पनपती है, और वहीं पर जो फंगी और बैक्टीरिया होती है वो कॉलोनीज में होती है। मतलब कॉलोनी मतलब आप फिगर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। कॉलोनी जैसे इंसान की कॉलोनी होती है ना, एक जगह बहुत सारे लोग रहते हैं, वैसे ही फंगी और बैक्टीरिया भी कॉलोनीज में रहते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं। 2.3 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हम, इसमें देखिए क्या है, अब यहां पर पता चलेगा चैप्टर असलियत क्या है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट, बहुत ही एक जरूरी अपना रोल प्ले करते हैं हमारे जीवन में। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल, इसमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए फायदेमंद होते हैं, और वेयर एज सम अदर्स आर हार्मफुल एंड कॉजेज डिजीजेस, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नुकसानदायक होते हैं और बीमारियां पैदा करते हैं हमारे अंदर। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल, आइए डिटेल में पढ़ते हैं इनके बारे में। चलिए, अब फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम पढ़ते हैं कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी मदद करते हैं, जो हमारे दोस्त होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रयोग अलग अलग कार्यों के लिए होता है। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक, मतलब इनका प्रयोग क्या होता है, दही बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, केक बनाने के लिए होता है। अब तो आप बोलोगे कर्ड, ब्रेड और केक तो हम खाते हैं, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहां से आ गया? तो भाई माइक्रोस्कोप लेके देख लेना, दही हो चाहे ब्रेड हो चाहे केक हो, सब में छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रयोग दारू बनाने के लिए, मतलब अल्कोहल का निर्माण करने के लिए प्राचीन समय से होता आ रहा है। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का प्रयोग अपने वातावरण को शुद्ध करने के लिए भी होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम ऐसे कह सकते हैं कि जो द ऑर्गेनिक वेस्टेज, मतलब जो जैविक हमारे वेस्ट होते हैं, जो जैसे कि हमारी सब्जी का छिलका हो गया, ठीक है, और मरे हुए जानवरों की जो डेड बॉडीज है, फेसेस मतलब जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं, इन सब को साफ करने के लिए, इन सबको डीकंपोज करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रयोग होता है। मतलब इन सबको ऐसे कह सकते हो, ये सब क्या करते हैं, आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस, मतलब ये टुकड़ों में तोड़ दिए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, जो सब्जी के छिलके होते हैं, एनिमल के रिमेन्स होते हैं, फेसेस होते हैं, इन सबको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं ताकि इनका कुछ काम किया जा सके, यूजेबल सब्सटेंस बनते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया की मदद से इन जैविक वेस्टेज को काम में लाया जाता है, ठीक है। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर आल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, आपको याद होगा कि बैक्टीरिया का यूज हमारे मेडिसिन बनाने के लिए, दवाइयां बनाने के लिए भी होता है। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज्ड टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन, अब हमारी खेती में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज
यूज़ बहुत बड़ा है। ये हमारे मिट्टी के उपजाऊ को बढ़ाते हैं, मतलब हमारे मिट्टी का जो उपजाऊपन है उसको बढ़ाते हैं, मिट्टी को और उपजाऊ बनाते हैं, क्योंकि वो उसमें नाइट्रोजन डालते हैं, मतलब नाइट्रोजन की मात्रा को फिक्स करते हैं। ठीक है, जो नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन क्या होता है, हर एक प्लांट को चाहिए होता है उगने के लिए। तो ये मिट्टी में नाइट्रोजन का सप्लाई करते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ताकि मिट्टी और उपजाऊ बनती है। आगे चलते हैं। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, दही और ब्रेड को बनाना। अब हमने क्लास 7th में पढ़ा है कि मिल्क को दही में, मिल्क का यूज दही बनाने के लिए होता है बैक्टीरिया की मदद से। अब ये एक लड़की है, बोल रही है कि मैंने अपने माँ को देखा कि उन्होंने क्या किया, कुछ थोड़ी सी दही में दूध मिला दिया, मतलब कि थोड़ी सी दही गर्म दूध में डाल दिया ताकि अगले दिन बहुत सारी दही मिल सके। ठीक है, अब ये लड़की सोच रही है ऐसा क्यों हुआ, तो आइए हम बताते हैं आपको। कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो दही होती है वो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंटेन करती है, मतलब उसके अंदर, दही के अंदर होते हैं। आप कभी दही का सैंपल लीजिए और माइक्रोस्कोप के अंदर देखिए, आपको दही खाने का मन नहीं करेगा। ठीक है, ऑफ दिस द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। अब इन छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में सबसे मुख्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होती है, लैक्टोबैसिलस। नाम याद रखिएगा, दूध को दही में कौन कन्वर्ट करता है, कौन सी बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस, यही दही बनाती है। ये क्या करती है, इट मल्टीप्लाई इन मिल्क। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होती है वो गर्म दूध में मल्टीप्लाई, मतलब बहुत तेजी से पनपने लगती है और सारे दूध को खराब करके दही बना देती है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज। बैक्टीरिया का मदद पनीर बनाने में, पिकल्स अचार बनाने में और भी कई खाद्य पदार्थ बनाने में उपयोग होता है। एन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ सूजी, इडलीज एंड भटूरा इज कर्ड। अब आपने इडली और भटूरा तो खाया ही होगा। ठीक है, इनमें भी हमारे दही का प्रयोग होता है, बिना दही के अच्छे ही नहीं लगेंगे। तो दही का यूज किन चीजों के लिए होता है वो तो बताने की जरूरत है नहीं, दही तो हमारे खाने पीने में यूज होता ही है। हमारी लगभग चीजों के साथ दही हम खा सकते हैं। तो दही किससे बनता है, लैक्टोबैसिलस की मदद से बनता है। अब आगे देखते हैं हम 2.3 एक्टिविटी है कि आप आधा किलो आटा लीजिए और उसमें कुछ शुगर मतलब चीनी मिलाइए और गर्म पानी में इन तीनों चीज़ों को मिला दीजिए। मतलब कि आटा या मैदा लीजिए, उसमें चीनी मिलाइए और इस चीनी वाले मैदा या आटा को क्या करिए, आप गर्म पानी में मिला दीजिए और उसमें फिर कुछ ईस्ट पाउडर मिला दीजिए और उसको गूंथ दीजिए, नीड कर दीजिए और एक क्या बना लीजिए, आटा की लोई बना लीजिए। कुछ घंटों के लिए छोड़ दीजिए। 2 घंटे बाद आप क्या देखेंगे, तो आप ऐसा देखेंगे कि जो मैदा या जो आटा आपने मतलब कि गूंथा है वो फूल गया है, मतलब बबल्स बन गया है, बबल जैसे बन गया है। अब ये क्यों होता है, ईस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। जो ईस्ट पाउडर में जो ईस्ट होता है वो क्या करता है, रिप्रोड्यूसेस रैपिडली, मतलब कि बहुत तेजी से पनपता है और कार्बन डाइऑक्साइड अपने रिस्पायरेशन, सांस लेने की प्रक्रिया में वो छोड़ता है। ईस्ट भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि ये क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड सांस लेते टाइम छोड़ता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, बबल्स, मतलब कि ऐसे छोटे, जैसे आप मैदा देख रहे हो यहाँ पर है, इसमें बबल बन गया है। बबल मतलब ऐसे बॉल टाइप का बन जाता है, जैसे यहाँ पे बना हुआ है, ये गैस है। ठीक है, फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। अब हमने रखा तो थोड़ा सा था, ये बन गया इतना सारा। ये किस वजह से हुआ है, जो ईस्ट है वो सांस लेने की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है जो कि इस पूरे आटा के लोई को फुला देता है। अब आगे देखते हैं, दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स। और यही कारण होता है कि ईस्ट का प्रयोग किस लिए होता है, बेकिंग इंडस्ट्री, और बेकिंग इंडस्ट्री में होता है ब्रेड बनाने के लिए, पेस्ट्री एकदम टेस्टी पेस्ट्री बनाने के लिए होता है, और केक बनाने के लिए होता है। कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि हम व्यावसायिक तौर पर पैसा कमाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज कैसे कर सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रयोग अल्कोहल बनाने के लिए, वाइन दारू बनाने के लिए और सिरका बनाने के लिए यूज होता है, विनेगर जिसे हम कहते हैं। ठीक है, ईस्ट इज यूज्ड फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। ईस्ट का प्रयोग अल्कोहल और वाइन बनाने के लिए होता है।
इस पर्पस के लिए, इस कार्य के लिए ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल सुगर्स। अब देखो अल्कोहल और वाइन कैसे बनाई जाती है, ये बताया गया है कि ईस्ट को ना नेचुरल सुगर मतलब ऐसे कुछ खाद्य पदार्थ होते हैं जिनमें प्राकृतिक तौर पर नेचुरली सुगर होता है, सुगर की मात्रा होती है, उसमें सुगर ऐड नहीं करना पड़ता। जैसे कि बाजरा हो गया, ठीक है, गेहूं हो गया, चावल हो गया और गन्ना हो गया, गन्ना का जो जूस हो गया, इन सब में पहले से ही चीनी की मात्रा रहती है, ठीक है। अब देखो इनमें क्या किया जाता है, इनमें ईस्ट को उगाया जाता है, इनमें बार्ले मतलब बाजरा और गेहूं, चावल, इन सबको सड़ाया जाता है। अब आगे देखो क्या होता है, एक्टिविटी 2.4, आप आधा मिलीलीटर मतलब लगभग आधा लीटर का आप कांच का एक बर्तन लीजिए और उसको 75% कम से कम 3/4 पानी से भर दीजिए और कम से कम उसमें 2-3 चम्मच चीनी मिला दीजिए। अब आधा चम्मच आप उसमें क्या मिला दीजिए, ईस्ट पाउडर मिला दीजिए और क्या करिए, देखिए कीप इट कवर्ड इन अ वार्म प्लेस, एक गर्म जगह पर 4-5 घंटे के लिए इस तीनों चीजों को मिला के छोड़ दीजिए। कौन सी 3 चीजें, फिर से बता दूं आपको, आधा लीटर जो बर्तन है उसमें कम से कम, आधा लीटर का जो बर्तन है उसमें कम से कम 75% पानी मिला दीजिए, फिर 2-3 चम्मच चीनी और वही हमारा आधा चम्मच ईस्ट पाउडर मिला दीजिए और गर्म जगह पे छोड़ दीजिए। 4-5 घंटे में आपको दिखेगा कि वहां पर क्या हो गया है। नाउ स्मेल द सॉल्यूशन, अब उसको स्मेल करिए, आपको क्या पता चलता है, तो आपको पता चलेगा कि अल्कोहल जैसी, दारू जैसी आपको महक आएगी। अब दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज सुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। अब ये स्मेल किस चीज का है, ये अल्कोहल का स्मेल है, ठीक है, क्योंकि जो सुगर है वो अल्कोहल में बदल गया है ईस्ट की मदद से, ईस्ट पाउडर की मदद से। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, फर्मेंटेशन के आपको डिफिनीशन पूछते हैं सीबीएसई वाले, देख लो, याद कर लो कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। जो सुगर अल्कोहल में बदल जाता है ईस्ट के मदद से, उसी को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। हमारे ये जो दाढ़ी वाले दादा हैं लुईस पैस्चर, इन्होंने सबसे पहले फर्मेंटेशन किया था 1857 में। मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हम इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज दवाई के तौर पर कैसे कह सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। व्हेनेवर यू फॉल इल द डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट, जब भी तुम कभी बीमार पड़ते हो ना, डॉक्टर तुम्हें एंटीबायोटिक की टैबलेट देता है, कैप्सूल देता है या इंजेक्शन देता है। और जैसे कि पेनिसिलिन ने आप तो देखी होंगे, ठीक है, तो ऐसी कुछ चीजें देता है ताकि आपकी जो बीमारी है वो सही हो जाए। अब जानते हैं ये दवाइयां कहां से आई हैं, ये पेनिसिलिन कहां से आया है। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जो कि ब्रेड, केक और पेस्ट्री बनाने में यूज होते हैं, वही दवाइयों के लिए भी यूज होते हैं। देखिए कैसे, दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और ये जो दवाइयां होती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से बनती हैं, ये या तो मार देती हैं या जो बीमारी पैदा करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको रोक देती है। इन दवाइयों को हम एंटीबायोटिक भी कहते हैं। लोग कहते हैं ना, बीमार पड़ गए हो, लो एंटीबायोटिक ले लो। दीज डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। हमारे आज के दिनों में, प्रेजेंट टाइम में, कई सारी एंटीबायोटिक जो कि बैक्टीरिया और फंगी से बनाई जाती हैं। इनमें से कुछ हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, और इरिथ्रोमोसिन, ये सब एग्जाम्पल है हमारे एंटीबायोटिक के। ये सब हमारे जो बैक्टीरिया कॉजिंग डिजीजेज हैं उनके लिए यूज होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि कॉमन कोल्ड हो गया, ठीक है, और खांसी जुकाम, ये सब एंटीबायोटिक से ही ठीक होते हैं। चलिए आगे हम देख लेते हैं ये कौन है। ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग चाचा हैं। 1929 में इन्होंने क्या किया, वाज वर्किंग ऑन अ कल्चर ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। मतलब कि एक बैक्टीरिया थी जो बीमारी पैदा करने वाली बैक्टीरिया के बिहेवियर को ये चेक कर रहे थे, मतलब इनको पैदा कर रहे थे प्लेट में। अब इन्होंने क्या देखा, ये फिगर आप देखिए, आपको दिखेगा कि एक छोटी सी ग्रीन कलर की, हरे कलर की माउल्ड बन गई है इस प्लेट पे। अब इस प्लेट को उन्होंने देखा तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इस माउल्ड के होने की वजह से जो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है, जो बैक्टीरिया पनप रही है, वो बंद हो गई है और इस माउल्ड ने कई बैक्टीरिया को मार भी दिया है। तो इससे इन्हें पता चलता है कि ये जो ग्रीन कलर की माउल्ड है, इसका प्रयोग बैक्टीरिया को रोकने के लिए यूज होता है, जिसको उन्होंने नाम क्या दिया,
पेंसिलिन, तो पेंसिलिन का इन्वेंशन किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। कब किया? 1929 में किया। आगे बढ़ते हैं। कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया। अब ये कुछ जो हमने देखे थे ना, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और अर्थोमाइसिन, ये सब कुछ ऐसे कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स हैं जो कि फंगी और बैक्टीरिया की मदद से बनते हैं। The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure a variety of diseases। ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, ठीक है। किस तरीके से बनाए जाते हैं? कुछ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो उगाए जाते हैं और इन्हीं का यूज केवल हमारी डिजीज मतलब बीमारियों से लड़ने के लिए यूज होता है, दवाइयां बनाने के लिए यूज होता है। एंटीबायोटिक आर इवन मिक्स्ड विद द फीड ऑफ, अब एंटीबायोटिक का प्रयोग और कहां पे होता है? फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री, मतलब कि चारे के साथ, जो हमारे पशु जानवर जो हम अपने घरों में पालते हैं उनके चारे के साथ हम एंटीबायोटिक मिलाते हैं ताकि उनके अंदर माइक्रोबियल इन्फेक्शन ना फैले, ठीक है। और दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मेनी प्लांट डिजीजेस, और एंटीबायोटिक का यूज कई पौधों की बीमारियां जो प्लांट डिजीज होती हैं जिनकी वजह से हमारे पौधे सूखने लगते हैं उनके लिए भी एंटीबायोटिक का यूज हम करते हैं, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट, और हमें ये अब देखिए आगे इसमें क्या लिखा है। इसने कहा है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि जो एंटीबायोटिक का यूज है वो हम केवल एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर, मतलब जो जाने माने डॉक्टर है, जो क्वालिफाइड डॉक्टर है, बिना उनकी सलाह के हम ना लें, ठीक है। ऑल्सो यू मस्ट फिनिश द कोर्स प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर, और डॉक्टर जितने समय का कोर्स बोले आपको उतने समय का कोर्स इन एंटीबायोटिक्स को खाकर पूरा करना होता है। इफ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड, और अगर तुम जब कभी एंटीबायोटिक बिना जरूरत के ले लोगे तो आगे जब तुम्हें एंटीबायोटिक की सच में जरूरत पड़ेगी ना, तब ये काम नहीं करेगा। मैं फिर से बता दूं, एंटीबायोटिक हमें बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर हम एंटीबायोटिक के आदी हो जाते हैं तो ये हमारे अंदर जो इफेक्ट करना, असर करना कम कर देता है, ठीक है। तो ये था हमारे सब कुछ पार्ट 1 में। होप कि आपको समझ में आया होगा। वैक्सीन, टीकाकरण हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय